नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। आज के दिन ही भारत देश के अंदर महान राजनीतिज्ञ जिन्होंने गरीब, शोषित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक ऐसे वर्ग को सत्ता की चाबी देकर उनको सत्ता में लाए और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। तो आज जिस प्रकार से सारा भारत देश मना रहा है काशीराम साहब का जन्म दिवस, इसी उपलक्ष्य में हम उपस्थित हैं आगरा के आगरा मंडल कार्यालय पर, जहां पर मानवर काशीराम साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम को आपके सामने पेश करते रहेंगे। और आइए लेके चलते हैं कार्यक्रम में और जानना चाहेंगे कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के क्या विचार हैं आज के दिवस के अवसर पर। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे। कांसीराम तेरी नेक कमाई, कांसीराम तेरी नेक कमाई। सारे देश में एक ही नाम, सारे देश में एक ही नाम, सारे देश में एक ही नाम। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। सारे देश में एक ही नाम, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, पानी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, पानी बहन कुमारी मायावती जी। माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि माननीय कांसीराम साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय सांसद जी। प्रत्येक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का जानता है और वो बोलने भी जानता है, परंतु कहाँ हम पे गलती होती है इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। अभी मैं अपने बैकवर्ड समाज के लोगों को बताना चाहूंगा, मानवर साहब ने 84 में एक नारा दिया था, दर्द विद्रोह करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। 2012 के बाद, 7 से 2012 के बाद आप एक जनपद और एक ब्लॉक में देखिए इन बैकवर्ड पर कितने अत्याचार हुए हैं। और जिस महापुरुष ने हमें बताया था कि हम शूद्र हैं, उनकी नकल करके पूर्व सीएम अब सदन में बोलते हैं मैं भी शूद्र हूं। इस बात पर हमें और आप पर चर्चा करनी चाहिए। अभी हाल में आपने देखा होगा फेसबुक मीडिया पर भगत समाज के लोग सारे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, परंतु में बहुत दुर्भाग्य की बात है प्रजापति समाज के लोग, क्या इन पर मोबाइल नहीं है, क्या इन पर शिक्षा नहीं है, एक भी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे अपनी बहन और बेटी के लिए नहीं डाला। दोस्तों आज का पेपर पढ़ा होगा, उसमें प्रत्येक कहां चला गया, वोट हमारा लाभ कौन करेंगे चाहिए। आज मैं बटन दबाने जा रहा हूं, अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को गरीब बनाने जा रहा हूं। आपने सरकार का एक सरकार का नमूना नहीं देखा। इस सरकार ने पीडब्ल्यू विभाग से लेके बहुत सारे विभाग होते हैं जिसके माध्यम से ऊपर से पैसा नीचे आता है। इस विभाग ने, इस सरकार ने सोचा कि इस ठेकेदारी को करने वाली जाति कौन सी है, तो बाबा जी ने सर्वे कराया, नंबर 1 पर यादव
रिश्तेदारी में मिले तो बाबा साहब ने सोचा, क्या सोचा, कौन से बाबा साहब जो सत्ता की चाबी चला रहे हैं। उनने बाहर की ठेकेदारों की कंपनियों को बुलाया और 5-5 हजार करोड़ के पैकेज बनाए, जिसलिए कोई यादव उस पर कंपटीशन नहीं कर पाए। बैंक में बहुत जातियां आती हैं, हम यादव को दुश्मन कह सकते हैं, परंतु वो शिक्षा में और बिजनेस में बहुत आगे है। प्रजापति, बघेल, कुशवाहा, निसार लोधी कहाँ गए थे? ये एक ही परिवार है। ये किसकी बात मानते हैं? ये मानते हैं इनका प्रधान आ जाए ना सामंत जाति का, और वो कहले निषादों गढ़िया पर वोट बनना है भूल में, और बड़ा खुश है कि जाएंगे। और इनका बैकवर्ड नाम कैसे है? 4 आदमियों के साथ 4 बैकवर्ड के व्यक्ति किसी एक समूह को बनाने जा रहे हो और एक सामंत जाति का व्यक्ति आ जाए और उनके कान में कू कहते ये काम ऐसे नहीं होगा, तो वो चारों व्यक्ति बैक हो जाएंगे, और बैक हो जाएंगे वो सामंत जाति के व्यक्ति को मानकर वो अपने आदमी को हारने का काम करेंगे। इससे कहते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड यही होता है, दूसरे की बात को मानकर बैक हो जाए, उसी से बैकवर्ड कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बैकवर्ड के समाज के लोगों को, आगरा में कितनी फैक्ट्री बैकवर्ड की है, कितनी फैक्ट्री मुस्लिम समाज की है। हमारी आबादी 65%, हमारा वोट 65%। माल कौन बनाएंगे? सामान्य जाति के लोग। खरीदेंगे कौन? 65 वाले। अरे आप सत्ता नहीं दे सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्या आप गुलामी करावे? बाबा साहब ने आपको वो अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप पढ़ नहीं पाओगे। उस अधिकार को आप सामान्य जाति के लोगों के कहने पर चलोगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप लोगों को एक ही दल है और एक ही नेता है। उस दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी और उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती जी। यही हमको बचा सकती है और यही बढ़ा सकती है। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, पूर्व सांसद, करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपना विश्वास रखते हुए आज साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज के शानदार आलीशान प्रोग्राम में मौजूद हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सम्मानित पार्टी के सभी पदाधिकारी और मंडल के कोने कोने से आए हुए मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहुजन समाज पार्टी के समस्त समर्थकों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने आज इस खुशी के मौके पर भारी तादाद में एक साथी ने यहाँ पहुंचकर जो इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, आज हम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वामसेवती एयरपोर्ट के संस्थापक और इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोग, लगभग 90-92% लोग
दलित पिछड़े मुसलमान प्रकाश के गरीब भाइयों के मसीहा मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन को पूरे देश के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर हमारी पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी बात रखी, और मैं तो ये सोचता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं बची जो मैं दोबारा से उसे रिपीट करूं, लेकिन फिर भी चंद अल्फाज आपके बीच में रखूंगा। अभी गुरुलाल जी ने एक शेर पढ़ा था और बहुत अच्छा शेर था, और साहब के बारे में कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ा। आज कारवां बड़ा हो गया, और उस शेर के माध्यम से एक पैगाम बहुजन समाज पार्टी के हर व्यक्ति के लिए साहब पेश कर गए। वो भी एक शेर के माध्यम से मैं आपके बीच में रख रहा हूं। क्या पैगाम पेश कर गए एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो ये पैगाम साहब ने देंगे। हमारी जिम्मेदारी है इस पैगाम को लेकर चलना, और वास्तविकता है ये। अगर हम ये पैगाम लेकर चले, एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इस पैगाम को लेकर चला, तो मैं इस तौर पर दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को पहले नंबर से इस देश में आने से कोई रोक नहीं। एक मसीहा थे जिनके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। एक मिशन को उन्होंने परवान पे चढ़ाया, एक मिशन को आगे बढ़ाया। ये मिशन साहब के जमाने से नहीं था, ये मिशन आजादी से पहले से। जब हमारा देश आजाद नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, छोटे छोटी रियासतों में बटा था, तो रियासतों के मालिक इस देश के रहने वाले 8-10% लोग होते थे। यहाँ के राजा महाराजा भी वही थे, यहाँ के पढ़े लिखे भी वही थे, यहाँ के जमींदार भी वही थे। यहाँ की सारी व्यवस्था उनके ऊपर थी, और ऊपर अंग्रेजों के हाथ में थी। 92% लोग इस देश में कैसा जीवन गुजारते थे? वो किसी एक समाज के नहीं थे, वो दलित भी थे, पिछड़े भी थे, मुसलमान भी थे, अपर कास्ट के गरीब भाई भी थे। उनका कैसा जीवन था इस देश के अंदर? उन 92% लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, चारपाई पे सोने का अधिकार नहीं था। उनका कैसा जीवन था? एक जानवर जैसा उनका जीवन था। ऐसी इस देश की व्यवस्था थी। 8-10% लोग इस देश के मालिक थे, राजा थे, महाराजा थे, ऊपर अंग्रेजों का राज था। 92% लोग इस देश के जानवर जैसे जिंदगी जी थे। बात लंबी हो जाएगी, शॉर्ट करके बताना चाहूंगा। जो आज हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं, उन्होंने 92% लोगों की लड़ाई लड़ी। वो किसी एक समाज की नहीं, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि देश में रहने वाले 92% गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई उन महापुरुषों ने लड़ी। उन 92% लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें रोटी कपड़ा और मकान दिलाने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले किसने शुरू किया? महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने। शिक्षा के माध्यम से इनमें जागृति पैदा करने का काम किया, और वो पूरा जीवन पूरे परिवार पर लगा दिया, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, बहुत टाइम हो गया। और वो इन
गरीब मजलूम बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली। उन्होंने भी कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ी और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान गुरु नारायण सिंह जी ने संभाली। उन्होंने भी पूरे देश में भ्रमण किया, दलितों के बीच में गए, मुसलमानों के बीच में गए, अपरदास गरीब भाइयों के बीच में गए। उन्होंने भी इन गरीबों की बैकवर्ड के लोगों के बीच में गए और उन्होंने भी इनों की लड़ाई लड़ी और वो भी इस लड़ाई लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संभाली। और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि जब तक इस देश में रहने वाले इन गरीब मजलूम बेसहारा लोगों को, इन दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को इनका हक नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और दिल्ली से लेकर लंदन तक इनकी लड़ाई लड़ी। आज आप इस कुर्सी पर बैठे हो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बहुत सारी बारीकी से बात लाल साहब ने बता दी। आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप इस कुर्सी पर बैठे हो तो किसी और की देन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर वो हमें वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो आज हमें उसी हालत में जो आजादी से बैठे थे। और इतना ही नहीं, बहुत सारी लड़ाई लड़ी और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत कम पर हुई। अगर वो और कुछ जिंदा रह जाते तो इस देश में रहने वाले ये 95% लोग, दलित, पिछड़े, मुसलमान, प्रकार के गरीब भाई, इस देश के हुक्मरान होते, इसे कोई रोक नहीं पाते। अफसोस कि 6 दिसंबर 1956 को वो भी हमारे बीच से चले गए। काफी दिन तक ये लड़ाई बीच में पड़ी। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बात आज हम कर रहे हैं, जिनकी खुशी आज हम मना रहे हैं, जिनके जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं, वो बात में दोहराना नहीं चाहता। लाल साहब ने बता दिया आपके बीच में कहां पैदा हुए, कितनी बड़ी कुर्बानी हुई। उन्होंने महसूस किया कितने काबिल व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे घराने में पैदा हुए थे, ऐसा नहीं कि मामूली आदमी, बहुत काबिल व्यक्ति थे। IAS रैंक की नौकरी करते थे। जब इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों के ऊपर जुल्म देखे और महापुरुषों की कुर्बानी को पढ़ा, महापुरुषों ने कितनी कुर्बानी दी इनके लिए वो पढ़ा, तो फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, जहां हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं वहां मैं नौकरी नहीं करूंगा। और ये प्रतिज्ञा कर ली, फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना कोई परिवार नहीं बसाऊंगा, मेरे पास अपनी कोई पूंजी नहीं होगी, मेरा परिवार भी ये 5% लोग होंगे, दलित, पिछड़े, मुसलमान, प्रकार के गरीब भाई, मेरा पूंजी भी ये गरीब लोग होंगे, मेरा घर भी ये गरीब लोग होंगे। और फैसला करके इस मिशन को लेकर आगे चल दिए। जो मिशन हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण सिंह जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भी बहुत सारे महापुरुष से जिस लड़ाई को धीरे छोड़ गए थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया इस लड़ाई को मैं करूंगा, मैं पूरी करूंगा। फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जब तक कोई राजनीति का मंच नहीं बनेगा तब तक 98-92% लोगों का कोई भला नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, जब चुनाव आता है तो इनको अच्छे आश्वासन देती है, इन्हें भरोसा देती है, और जब चुनाव जीत जाते हैं, कुर्सी हासिल कर लेती है, इनका शोषण करती है, और इनका शोषण करने के बाद अपने लोगों को फायदा पहुंचाती है। इसलिए मुझे एक राजनीतिक मंच बनाना होगा, तभी मैं 88% लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, प्रकार के गरीब लोगों की लड़ाई लड़ पाऊंगा। और 14 अप्रैल 1984 को लाल किले के मैदान से बहुजन समाज पार्टी बनाने का ऐलान है। और तभी यह नारा भी दिया था कि साथियों, पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, और हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना इस मिशन का मकसद। और ये वास्तविकता है। आपने देखा भी होगा ये मिशन आज तक इसी इदारे में काम कर रहा है। जब भी
चाहे कोई पार्टी, चाहे कोई समाज या कोई व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का साथ देना दे, लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में ताकत आई है, बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित में कार्य किए हैं, सर्व समाज के हित में फैसले किए हैं। वास्तव में ये हमारे मसीहा थे। हमेशा इन्होंने आप लोगों के बारे में सोचा, इस देश में रहने वाले 88% लोगों के बारे में सोचा, इस देश में रहने वाले दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और प्रकाश के गरीब भाइयों के बारे में सोचा। जब भी कोई मोड़ आया तो इनके हक की लड़ाई लड़ी। अभी प्रताप सिंह बघेल जी बता रहे थे, आपको मालूम होगा जहां सांप की कुर्बानी है वहां बहने की कुर्बानी भी कम है। आदरणीय बहन जब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी तो कई बार चुनाव लड़े और हार गए। 1989 में पहली बार सांसद चुने गए। 1994 में राज्यसभा में गई, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, 1995, 1997, 2002 और 2007। जब पहली बार सांसद बनी थी तो हमारी पार्टी के 3 सांसद जीत कर आए थे। जनता दल का दौर था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो वीपी सिंह जी ने साहब को टेलीफोन किया कि साहब आप अपनी पार्टी का समर्थन हमारी सरकार को दे दो और हम बदले में आपको 2 मंत्रालय देंगे, कैबिनेट मंत्रालय, एक राज्य मंत्रालय। कैबिनेट मंत्रालय कोई सा भी मंत्रालय ले लेना आप, रक्षा मंत्री से लगाया कि गृह मंत्री तक। तो साहब ने कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगा। लौटे, अपने सांसदों को बुलाया, बहन जी को बुलाया, कहा कि ऐसे ऐसे टेलीफोन आया, हमें क्या करना चाहिए। तो सबको मालूम था बहन जी अगर सरकार में शामिल होते तो कैबिनेट मंत्री बनेगी और अच्छा विभाग मिलेगा। बहन जी भी जानती थी, सब लोग जानते थे। तो बहन जी ने कहा कि साहब कोई ऐसा फैसला रखो ताकि इन 88-85% लोगों का भला हो सके। साहब ने कहा सोच तो मैं भी नहीं रहा। तो फिर तय हुआ कि 3 शर्त हम वीपी सिंह के सामने रखेंगे। अगर उन्होंने हमारी 3 शर्त मान ली तो हम अपनी पार्टी का समर्थन उनकी सरकार को देंगे। फिर वीपी सिंह की टेलीफोन आता है, साहब ने कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं, मैं तुम्हारे मंत्रालय नहीं चुकी, हमारी 3 शर्त मान लो और हम आपको अपनी पार्टी का समर्थन देते। तो उन्होंने कहा कौन सी 3 शर्त है। तो साहब ने कहा कि पहली शर्त हमारी, इस देश में कमजोर, बदलों, बेसहारा लोगों को जीने का जिसने अधिकार दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आपको भारत रत्न से नवाजना होगा। दूसरी शर्त हमारी ये होगी, जो हमारे पिछड़े समाज के भाई जिनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज तक पास नहीं हुई, आपको अपनी सरकार बनने के तुरंत बाद पिछड़े समाज के हकों के लिए आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना है। तो आज हमारे पिछड़े समाज के भाई, अभी गोपी बघेल भी कह रहे थे, नारे लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया और अगर ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर किसी ने पास कराने का काम किया तो बहन हमारी मायावती और मान्यवर पास। और तीसरी हमारी शर्त होगी, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले, राम मंदिर का एजेंडा पास कराने चाहते हैं। तीसरी शर्त हमारी ये होगी कि आपको किसी भी हालत में राम मंदिर का एजेंडा पास नहीं होने देना है, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
लेकिन भाइयों, मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अगर कोई हक की तुम्हारे लड़ाई लड़ता है, बुनियादी कोई लड़ाई लड़ता है, तो बहुजन समाज पार्टी या उनके नेता लड़ते हैं, कोई और नहीं लड़ता। बीबी सिंह ने कहा कि तीनों शर्त तुम्हारी माने, साहब ने उनकी पार्टी को समर्थन किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यह है कि साहब ने हमेशा एक पल अपने कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के हकों के लिए गुजारा, और अफसोस कि वो भी हमारे बीच से चले। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान आदरणीय बहन हमारी माया जी ने संभाली, और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि मैं अपना कोई परिवार नहीं बसाऊंगा। मेरा एक पल, एक कदम अपने महापुरुषों के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गुजरेगा, इसे किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने देगा। चाहती हूं कि अपने जीते जी इस देश में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब पार्टियों को इस देश का हुक्मरान बना दूं। ये उनका एक कदम रहता है, एक भविष्य, उनकी भी कम कुर्बानी नहीं है। हर मोड़ पर उन्होंने इस मिशन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। आपको मालूम होगा 2003 में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार की भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चल रही, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बहन जी के पास पहुंचे, कहा बहन जी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, हम बहुत खुश हैं, हमारी पार्टी बहुत खुश है, पूरी आवाम खुश है। हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहो, और हम हमेशा हमेशा के लिए आपको लिखते रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है कि अब पार्लियामेंट का चुनाव है, आप पूरे देश में हमारी पार्टी को समर्थन करो। बहन जी ने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी की खातिर अपने महापुरुषों के इस मिशन को आपके हवाले कर दूं, गिरवी रख दूं, ये संभव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पार्टी से समर्थन वापस ले लें। आदरणीय बहन जी ने कहा कि ठीक है, मैं सोच लूं। अगले दिन गई और सुबह को इस्तीफा दे दिया उत्तर प्रदेश की कुर्सी से। कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ दो, तो किसी भी हालत में अपने महापुरुषों के खून से सींचे हुए इस पौधे को किसी भी हालत में पीछे नहीं जाएगा। और जब कुर्सी छोड़ दी तो आपको मालूम है कैसे हालात पैदा हुए। इसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। आदरणीय बहन जी के ऊपर संगीन अपराधों के मुकदमे कायम किए गए, ताज कॉरिडोर जैसे मामले को दोबारा से खोल दिया गया, सीबीआई के छापे डलवाए गए हर जगह। और अफसोस उसी वक्त माननीय काशीराम जी को परेड हो गया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया। कैसे हालात थे, कैसी परिस्थिति थी, अच्छे अच्छे लोग हमारे थोड़े से हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए, बहन जी को छोड़ के चले गए, लेकिन बहन जी ने कभी हार नहीं मानी। बहन जी ने हमेशा हौसले से काम किया और उन्होंने कहा कि मैं इस मिशन को किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने दूंगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे, कहने लगे बहन जी अभी वक्त है, हमारी बात मान लो, हम दोबारा से आपको मुख्यमंत्री बना लेंगे, सारे मुकदमे वापस ले लेंगे, कोई सीबीआई के छापे नहीं पड़ेंगे। तो आदरणीय बहन जी ने कहा आपको गलत फहमी, आप मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, आप देश की कुर्सी भी मुझे छोड़ोगे तो मैं कभी भी अपने इस मिशन से, महापुरुषों के खून से सींचे हुए पौधे से कभी कोई समझौता नहीं कर सकती। जब तक मेरे जिस्म में एक खून की बूंद है, आप सारी उम्र भी मुझे जेल में डाल दोगे, मेरा एक खून की बूंद इस मिशन को सींचती रहेगी। और साथियों, इतना ही नहीं, आपने 20 जुलाई 2017 हाउस का नजारा देखा हो, जब पार्लियामेंट चल रहा था, आदरणीय बहन जी
मैं भी उस हाउस में मौजूद था बहन जी के साथ, क्योंकि मैं 12 साल हाउस में रहा हूं, बहन जी के आशीर्वाद से 2 बार सांसद रहा हूं। जब प्रदेश देश के कोने कोने में मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर जुल्म हो रहे थे, जब हाउस शुरू हुआ, आदरणीय बहन जी ने रखने की बात कही, बहन जी ने बोलना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर दिया, हाउस स्थगित किया गया। दोबारा फिर शुरू हुआ, फिर बहन जी ने बोलने की कोशिश की तो फिर हाउस स्थगित कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा किया। फिर स्पीकर ने 3 बार हाउस स्थगित हुआ, फिर स्पीकर ने नेताओं की मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, और फिर ये तय हुआ कि बहन जी को बोलने का मौका दिया जाए। बहन जी को बोलने का मौका दिया है। जब हाउस शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हद तक कूद गए कि उन्होंने फिर हंगामा किया और उनके मंत्री भी माहौल में आ गए, गैलरी में आ गए। तो तभी आदरणीय बहन जी ने कहा था कि ये मत सोचो कि मैं यहां बैठ कर तमाशा देखने आई हूं, यहां बैठ कर तमाशा देखने में नहीं आई हूं। मैं अगर यहां आई हूं तो अपने कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों की आवाज उठाने के लिए आई। अगर मुझे इस हाउस में आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी आवाज नहीं उठाने दोगे तो ऐसे हाउस में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। उसी हाउस में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचो आज जरा जरा से लालच में लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, जगजीवन राम जी को देखा होगा, भीम सिंह जी को देखा होगा, राम अठावले को देखा होगा, पासवान जी को देखा होगा। जरा सा लालच मिल गया तो अपने आपे को बेच दिया, अपने समाज को बेच दिया। एक हमारी नेता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी ठोका दी, किसी भी हालत में संसद को पीछे नहीं जाते। आज हम सोचते हैं कि हम कमजोर हो गए, हम कमजोर नहीं हुए, हमें साजिश के तहत कभी किया गया होता है कि अगर सरकार देखी तो हमारी मायावती, जिस तरीके से सरकार चली, जो ये सोच रखने वाले व्यक्ति, चाहे कांग्रेस के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या कोई अन्य दल हो, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई, केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं पाएगा। अपना परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम आपका बीएसपी का मंडल कार्यालय पे हो रहा है उसके बारे में। मैं मनोज कुमार गौतम, मंडल कार्यालय प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी आगरा मंडल। आज बहुजन समाज पार्टी वामसेप डीएसपी के संस्थापक माननीय सात श्री काशीराम जी की आज जन्म जयंती मंडल कार्यालय आगरा में मनाई जा रही है, जहां आगरा जनपद के कोने कोने से पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और जिम्मेदार पदाधिकारी आज पार्टी के संस्थापक के जन्मदिन को मनाने के लिए आए। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी, मंडल कोऑर्डिनेटर बाबू मुनकाद अली साहब और SC/ST आयोग के चेयरमैन बाबू गोरेलाल जाटव जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। अपना परिचय देते हुए जो मानवर काशीराम साहब का जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पप्पन, मैं जिला सचिव प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज आगरा मंडल कार्यालय बहुजन समाज पार्टी पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब का 89वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी विधानसभाओं से कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। 89वें जन्मदिन पर हम सब लोग यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब लोग आए हुए हैं। आज इस बैठक के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली साहब यहाँ उपस्थित हैं। दूसरे अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल माननीय गोरेलाल जाटव जी, संतोष आनंद जी और इस जिले के जिलाध्यक्ष बहुत ही सम्मान के योग जितेंद्र कुमार और जीतू भाई जी उपस्थित हैं। और ये
कि आने वाले चुनाव में जो नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमाधारी बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार गांव चलो अभियान के तहत हम बूथ पर जाकर के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में लोकसभा के चुनाव 2024 में और नगर पंचायत चुनाव में जिससे हम अपने अपने बूथ को मजबूती के साथ जीत सकें। आज सर जिस प्रकार से मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन भारत वर्ष मना रहा है, उसी श्रृंखला में आगरा में भी मनाया जा रहा है, और आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं जितेंद्र प्रताप सिंह, मैं समाज सेवी नगला बूढ़ी आगरा से यही संदेश देना चाहूँगा, जिस प्रकार मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया, DS4 को आगे बढ़ाया, इसी प्रकार पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ती रहे। इस जन्मदिवस में यही संदेश है कि नगर आगामी चुनाव आ रहा है, उसमें अपने अपने वोट बढ़वाएं और पार्टी को वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जिताकर पूरे प्रदेश में बहन जी का नाम ऊँचा करें। यही सच्चा जन्मदिन माना जाएगा। आज मानवर काशीराम साहब का जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे देश को? मैं भगवान दास सागर, उत्तर विधानसभा पूर्व अध्यक्ष। आज जो बहुजन समाज की पार्टी की हवा जो चल रही है, वो 2024 के अंदर चुनाव होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लूटा है, छला है, झूठे वादे दे दे करके जनता को परेशान है, तिहाई मचा हुआ है, गुंडा राज है उसका। इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी को जनता लाइक कर रही है, इसलिए बहन कुमारी मायावती 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जय भीम, जय भारत, नमो होता है। मैं सोनू कुमार वर्मा, उत्तरी विधानसभा सचिव। मैं माननीय काशीराम साहब के विचारों को प्रवेश करता हूं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज को 84 के बाद से स्टार्ट किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो दलित शोषित वंचितों को मसीहा के तौर पर उतर के आए, समाज को एकजुट करने का कार्य किया। उन्होंने आज उन मसीहा का आज 89वां जन्मदिवस मना रहे हैं हम, तो जोश उल्लास से मंडल कार्यालय पर मना रहे हैं। हमें इसी बात का खुशी है कि हमारे मसीहा का जन्मदिन आज बहुत अच्छे अवसर पर मनाया जा रहा है, बहुत बड़े अवसर पर मनाया जा रहा है। तो मैं इसी बात को बढ़ावा देता हूँ। जय भीम, जय नमो। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए, जिस प्रकार आज भारतवर्ष मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, उसको देखते हुए आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम फौरन सिंह है, वार्ड 31 से लॉस कॉलोनी से पार्षद हूँ। नंगला बुड़ी मेरा निवास है। आज किसी पार्टी से पार्षद हैं या निर्दलीय हुए? मैं निर्दलीय हुआ था, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी से पार्षद हूँ। इस समय जो पार्टी में हूँ मैं इस समय, और आर मानवर साहब पूरे देश में आज उनके जन्मदिवस को मना रहे हैं। आज मानवर साहब का जो बाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता मानवर काशीराम साहब का आज 89वां जन्मदिन हम बड़े धूमधाम से पूरे देश में मना रहे हैं। और मैं आगरा शहर की जनता से, प्रदेश देश की जनता से शुभकामनाएं देता हूं। और मानवर काशीराम साहब का जो कि बहन जी के नेतृत्व में 4 बार सरकारें बनाई हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आने वाले समय में निकाय चुनाव में फिर बहुजन समाज पार्टी का परचम न बनाएं और 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करें, बहन जी के हाथ मजबूत करें। ऐसी आशा विश्वास के साथ जय भीम, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत नमस्कार, सबको धन्यवाद, शुक्रिया। और सबके लिए काशीराम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको काशीराम साहब को सतत नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत। माननीय काशीराम साहब का जन्मदिवस मंडल में क्या बनाया जा रहा है, और आज हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर और पार्षद। मेरा नाम अरविंद मतुलिया है, मैं बहुजन समाज पार्टी में जिला महासचिव हूँ। आज मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में साथी पधारे हुए हैं।
इस जयंती पर हम लोग जनता में संदेश देना चाहते हैं कि मानवर काशीराम साहब ने अपनी विषम परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। उन्होंने उन छोटी जातियों को राजनीतिक चेतना पैदा की जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम लोग MP MLA या सभासद या कुछ बन सकते हैं। उन्होंने उन लोगों में राजनीतिक ऊँगा पैदा की थी। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। इस जयंती पर हमारे सभी नेतागण जनता को समझाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आप लोग सब मेहनत करें। हम लोग 5वीं बार भी सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र में हमारी मेन भूमिका रहेगी। इसी बात को लेकर के आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।